नमस्कार दोस्तों। सालाना ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान में 10 लाख मरीज़ फिस्टुला के आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिस्टुला बगंदर मैं बोल क्या रहा हूँ, ये होता क्या है कि ये बनता क्यों है। एक जनरल रूल है, मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूँ, कई बीमारियों के लिए बता चुका हूँ कि अगर शरीर में कहीं पर भी पस बनेगी, मेल्स में या लड़कों में, ये फिस्टुला की बीमारी अधिक पाई जाती है। कि अगर किसी को फिस्टुला है तो कैसे पता चलेगा। दो तरह के फिस्टुला, एक होता है हाई फिस्टुला, एक होता है लो फिस्टुला। कि अगर आपको फिस्टुला है तो ये सर्जरी से ही ठीक होगा, लेकिन ये दवाई से ठीक नहीं हो सकता। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि एक लेज़र की तार हम डालते हैं इस पाइप के अंदर, कोई खुला ज़ख्म नहीं बनता, जैसा मुंह पहले था वैसा ही मुंह रहता है, कोई विशेष ड्रेसिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आयुर्वेद में शाक सूत्र नाम का धागा इसी तरह फिस्टुला के लिए बांधा जाता है। रजिस्टर्ड क्वालिफाइड आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट के पास जाइए। अगर फिस्टुला बहुत समय तक रहे तो उसका कैंसर में तब्दील होना भी देखा गया है। आप क्या कर सकते हैं कि ये ना हो दोबारा, या आपका चिकित्सक क्या कर सकता है कि जिससे रिकरेंस रेट कम हो। नमस्कार दोस्तों। पिछली बारी हमने डिस्कशन किया दो बारी में, एक बारी फिशर का, एक बारी पाइल्स का, और जैसा कि मैंने कहा था कि ये तीन बीमारियां आपस में मिलती जुलती होती हैं। आज हम बात करेंगे भगंदर या फिस्टुला की। इतना मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक जो हमने फिशर की बात करी, जो पाइल्स की बात करी, उन सब का ट्रीटमेंट फिर भी आसान था, लेकिन फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है कि जिसका ट्रीटमेंट इन दो के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सालाना ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान में 10 लाख मरीज़ फिस्टुला के आते हैं। ये नंबर सुनने में बहुत लगता है, लेकिन बाकी दो बीमारियों से नंबर बहुत कम है। फिर भी आप अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी है तो फिस्टुला के 10 लाख मरीज़ आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिस्टुला बगंदर मैं बोल क्या रहा हूँ, ये होता क्या है। जब भी एक पाइप समझ लीजिए, एक ट्रैक्ट समझ लीजिए, एक रास्ता समझ लीजिए, उसके दो या अधिक मुंह होते हैं, एक बाहर स्किन पे और एक लैट्रिन के रास्ते में या एनल कैनाल के अंदर, तो उसे फिस्टुला कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक बारीक सी पानी की पाइप हो जिसके दो मुंह हो, एक मुंह अंदर खुल रहा है और एक मुंह बाहर, और ये एक ट्रैक बन जाता है। तो इससे होता क्या है? होता यह है कि लैट्रिन के रास्ते के पास में सुराख बना रहता है, उसमें अक्सर मवाद जमती है, उसके अंदर स्वेलिंग आती है, उसके साथ बुखार आता है, उसके साथ दर्दें होती हैं और फिर वो फट जाता है। और जब सारा मवाद बह जाता है, मरीज़ को कुछ राहत महसूस होती है और वो लगता है कि वो ठीक हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर से मवाद भरता है, फिर से वहाँ स्वेलिंग आती है, फिर से बुखार होता है, फिर से दर्द आती है, और यही प्रक्रिया अपने आप को बार बार दोहराती रहती है। अक्सर हमने देखा है कि वो उसी जगह पे दोबारा फटता है और एक नासूर सा बन जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो जगह जहाँ से वो फटा था वो बंद हो जाती है, लेकिन क्योंकि लैट्रिन के रास्ते के अंदर के रास्ता चल रहा है, वहाँ से फिर मवाद अंदर फंसता है, तो एक वो नया रास्ता बना लेता है। तो नतीजा एक नहीं, दो फिस्टुला बन जाते हैं। और जितने मुंह बनेंगे, इन सब का इलाज हमें करना ही पड़ेगा। इनके बारे में थोड़ी सी देर में आपको बताऊंगा। अब मैं बात करूंगा कि ये बनता क्यों है। जैसा कि बाकी दोनों चीज़ों के लिए मैंने बताया, फिशर और पाइल्स के लिए, इसी तरह ये भी अपने आप में एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। सबसे मुख्य कारण कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़। जब भी कॉन्स्टिपेशन होती है या कब्ज़ होती है तो एनल ग्लैंड्स, उनमें इन्फेक्शन आ जाता है। इन्फेक्शन आता है, अक्सर लोग उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, अरे थोड़ा सा है ठीक हो जाएगा, या नारियल का तेल लगा लेते हैं, सरसों का तेल लगा लेते हैं और आगे चल पड़ते हैं। अधिकांश लोगों में ये इन्फेक्शन ठीक हो भी जाता है, लेकिन कुछ लोगों में ये पस बन जाती है। और बॉडी का एक जनरल रूल है, मैं अपने कई वीडियोस में बता चुका हूँ, कई बीमारियों के लिए बता चुका हूँ
कि अगर शरीर में कहीं पर भी पस बनेगी वो बाहर ज़रूर निकलेगी, या बॉडी के बाहर फूटेगी या बॉडी के अंदर फूटेगी। पस बॉडी में नहीं रह सकती। इन्फेक्शन एंटीबायोटिक से कंट्रोल हो सकता है, लेकिन पस को नहीं दबा सकते। तो जब वो पस बनता है तो वो अपने लिए रास्ता ढूंढता है, और अक्सर ये रास्ता एनल कैनाल या लैट्रिन के रास्ते के बगल में कहीं पर निकलता है और वहाँ से फूटता है और फिस्टुला बनता है। तो सबसे मुख्य कारण इसका कब्ज़, और कब्ज़ के कारण हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आमतौर पे हमने देखा है कि मेल्स में या लड़कों में ये फिस्टुला की बीमारी अधिक पाई जाती है, और जो पॉपुलेशन या जो सोसाइटी या जो समूह ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन खाना यूज़ करता है, ज़्यादा मांसाहारी होते हैं, उसमें फिस्टुला अधिक पाए जाते हैं। कुछ कारण और भी हैं, जैसे डायबिटीज़, थायराइड, इन सब मरीज़ों में फिस्टुला अधिक बनता है, विशेषकर डायबिटीज़ में। कुछ एक कारण ऐसे हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक होते हैं और ज़्यादा कॉमन नहीं होते, लेकिन वीडियो कंप्लीट करने के लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जैसे टीबी। जैसे किसी को अगर कैंसर हुआ है और उस एरिया में रेडिएशन दी गई है तो रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनिटी का कम होना, और क्रॉन्स डिजीज़ या अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी कुछ स्पेसिफिक बीमारियां होती हैं, लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कि अगर किसी को फिस्टुला है तो कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों फिस्टुला के लिए टेस्ट होते हैं, जैसे फिस्टुलोग्राम, एमआरआई, लेकिन एक अनुभवी सर्जन केवल उस एरिया को एग्जामिन करके अपनी उंगली लगाकर करीबन 100% तरीके से बता सकता है कि मरीज़ को फिस्टुला है और किस प्रकार का फिस्टुला है। इसलिए सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं टेस्टों से ही पता चले। अगर अनुभवी सर्जन के पास आप जाएंगे, वो हाथ लगा के बता देगा कि ये फिस्टुला है और इसका ये ट्रीटमेंट बनेगा। फिर बात आती है फिस्टुला कितनी तरह के हो सकते हैं। फिस्टुला के बड़े सारे तरीके बताए गए हैं, लेकिन अगर मोटे तौर पे बात की जाए तो फिस्टुला 2 तरह के होते हैं। अब ये 2 तरह के फिस्टुला, एक होता है हाई फिस्टुला, एक होता है लो फिस्टुला। लो फिस्टुला सिंपल होते हैं ट्रीट करने में, इनका इलाज रिलेटिवली आसान होता है, और हाई फिस्टुला अपने आप में एक काफ़ी बड़ी समस्या है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हाई और लो फिस्टुला से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों ये हमारे नॉर्मल एनल कैनाल का एक डायग्राम है। जहाँ पर ये लाल रंग की रेखा है, इस लेवल पे हमारा स्फिंक्टर होता है, मेन स्फिंक्टर, जो कि लैट्रिन और गैस को कंट्रोल करके रखता है। कि जैसे आप हर वक्त तो शौच के लिए नहीं जा सकते, तो ये इसको बंद करके रखता है और इसी से लैट्रिन कंट्रोल होती है। अगर ये डैमेज हो जाए तो लैट्रिन के ऊपर कंट्रोल, शौच के ऊपर कंट्रोल समाप्त हो जाएगा और यहाँ से लगातार स्टूल या मल लीक करता रहेगा। तो फिस्टुला के ट्रीटमेंट का सारा गेम इस लेवल से ऊपर होता है। अब फिस्टुला जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है, ये स्किन है, स्किन पे एक सुराख, फिर एक बारीक सा लंबा रास्ता, और ये दूसरा रास्ता एनल कैनाल या रेक्टम के अंदर खुलता है। यहाँ से क्योंकि अंदर मल भरा हुआ है, लैट्रिन भरी हुई है, तो यहाँ से इन्फेक्शन चलता है और इस रास्ते से आता है और यहाँ से पस बन के बाहर को बहता रहता है। जब ये रास्ता बंद हो जाता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी स्वेलिंग या फोड़ा टाइप बन जाता है, जो कि मरीज़ को बहुत तकलीफ़ देता है। फिर वो फटता है, फिर वहाँ से निकलता है, और मान लो अगर ये यहाँ से नहीं निकलेगा तो फिर ये एक नया रास्ता बना के एक और सुराख बनाएगा, और एक ही फिस्टुला की 2-3 मल्टीपल ओपनिंग बनती चली जाएंगी। जब ये दोनों, ये अंदर की ओपनिंग इस स्फिंक्टर से नीचे होती है तो हम इसको लो फिस्टुला बोलते हैं। लो फिस्टुला को एक ही बारी में सर्जरी करके, काट के या किसी भी तरीके से ठीक किया जा सकता है। दिक्कत आती है जब ये फिस्टुला हाई हो जाता है। मान लीजिए ये ऐसे लो फिस्टुला है, आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, ये मुंह बंद हो गया, तो जैसे बाहर दूसरा रास्ता बना, ऐसे कई बारी ये अंदर भी दूसरा रास्ता बना लेगा, और जब ये दूसरा रास्ता अंदर जो बनेगा वो इस लाइन से ऊपर खुलेगा तो ये हाई फिस्टुला बन जाएगा, और इसका निवारण करना अपने आप में एक जटिल समस्या है।
इस स्फिंक्टर या इस लाइन से नीचे तो मैं कितना भी हिस्सा काट सकता हूँ, मैं इसको नहीं काट सकता, क्योंकि ये एक रबर बैंड की तरह होता है। और जैसे ही रबर बैंड बीच में से टूटता है, उसके दोनों सिरे दोनों तरफ भाग जाते हैं, और फिर आप रबर बैंड को कितनी गांठ लगाते रहिए, वो फिर वहाँ से खुलता चला जाता है। इसलिए जब भी हाई फिस्टुला होता है, इसका ट्रीटमेंट का तरीका फ़र्क होता है। इसमें अक्सर एक से ज़्यादा सिटिंग का प्रयोग होता है और काफ़ी समय लग जाता है ठीक होने में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आखिर अगर किसी को फिस्टुला या बगंदर हो गया है तो अब क्या किया जाए। ट्रीटमेंट तो करना ही है, लेकिन बताने से पहले कि इसका इलाज कैसे होगा, एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। मैंने पाइल्स के वक़्त बोला, मैंने फिशर के वक़्त बोला कि ज़रूरी नहीं है कि इसका इलाज सर्जरी ही हो। आज मैं उल्टी बात बोलूँगा, ज़रूरी ही है कि अगर आपको फिस्टुला है तो ये सर्जरी से ही ठीक होगा। सर्जरी कैसे की जाए, कौन सा मेथड लगाया जाए, वो फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये दवाई से ठीक नहीं हो सकता, ये सर्जरी से ही ठीक होगा। तो अपना समय मत ज़ाया करें। अगर फिस्टुला डायग्नोज हुआ है, जल्द से जल्द इसकी सर्जरी कराएं, क्योंकि सबसे बढ़िया रिज़ल्ट जल्दी सर्जरी से होता है, सबसे बढ़िया रिज़ल्ट पहली सर्जरी में आता है। अब बात करेंगे कि किस तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। पहला मेथड कन्वेंशनल सर्जरी, जो कि वही 100 साल से ज़्यादा पुरानी सर्जरी है। पूरा का पूरा रास्ता हम इस तरह से काट देते हैं कि अंदर की ओपनिंग और बाहर की ओपनिंग दोनों की दोनों बाहर आ जाएं, निकाल दी जाए। फिस्टुला की ट्रीटमेंट में बहुत तरक्की हो गई, लेकिन आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड यही वाला मेथड है, जिसमें दोनों मुंह समेत रास्ता हम पूरी तरह से निकाल देते हैं। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि इसमें कट लगता है लंबा, तो ज़ख्म भी लंबा बनता है। कम से कम 3-4 हफ्ते, कई दफ़ा 6 हफ्ते तक ड्रेसिंग करनी पड़ती है। हालांकि ज़ख्म पहले 10 दिन के बाद काफ़ी छोटा हो जाता है और फिर कहीं जाके ज़ख्म बढ़ता है, लेकिन रिकरेंस रेट, दोबारा होने का रेट इसमें सबसे कम है। फिर हम बात करते हैं कुछ नई पद्धतियों की, जिसमें एक पद्धति बड़ी मशहूर हुई कुछ दिन पहले, वाफ्ट नाम से, वीडियो असिस्टेड एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट। इसके अंदर हम एक दूरबीन डालते थे, फिस्टुला ट्रैक को साफ करते थे और उसमें देखते हुए एक अंदर ऐसा दवाई लगी हुई एक पदार्थ छोड़ के आते थे कि जिससे फिस्टुला बंद हो जाए। कुछ रिज़ल्ट अच्छे आए, कुछ ख़राब आए, लेकिन सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज, जो सबसे बड़ी कमज़ोरी इस ट्रीटमेंट की थी, इसकी कॉस्ट, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हो नहीं पाई। हालांकि अभी भी कई सारे सेटअप्स पे ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा है। सबसे बड़ी रिवॉल्यूशन फिस्टुला की ट्रीटमेंट में आई जब लेज़र का इजाद हो गया छोटी छोटी मशीनों में। लेज़र फिस्टुला ट्रीटमेंट आजकल लेटेस्ट है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि एक लेज़र की तार हम डालते हैं इस पाइप के अंदर और इस पूरे रास्ते को हम जलाते हुए बाहर आ जाते हैं। अंदर वाले मुंह को और बाहर वाले मुंह को हम थोड़ा सा काट देते हैं। फ़ायदा, कोई खुला ज़ख्म नहीं बनता, जैसा मुंह पहले था वैसा ही मुंह रहता है। कोई विशेष ड्रेसिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पेशेंट को कोई तकलीफ़ या पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू जब हम ओपन सर्जरी करते थे। लेकिन हर फिस्टुला लेज़र से ठीक नहीं हो सकता है। ये हमें देखना पड़ता है कि कौन सा फिस्टुला ऐसा है जिसमें लेज़र पद्धति से अगर हम इलाज करें तो मरीज़ को वाकई बहुत फ़ायदा होगा। ये जो बातें मैंने बताई आपको, ये थी लो फिस्टुला के लिए। अब चलते चलते मैं बात करना चाहूँगा हाई फिस्टुला की। हाई फिस्टुला के लिए जहाँ तक मसल का स्फिंक्टर है, जहाँ तक वो लाइन का जिक्र मैंने किया, उतना एरिया तो हम काट देते हैं। उसके बाद एक धागा या तार डाल के, सीटॉन बोलते हैं जिसे, उसको की हर हफ्ते कसा जाता है और कई सिटिंग्स लगती है उसमें। ऐसे हाई फिस्टुला के केसेस कम होते हैं, इसलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हाँ, आयुर्वेद में शाट सूत्र नाम का धागा इसी तरह फिस्टुला के लिए बांधा जाता है और उसका भी काम कुछ कुछ सीटॉन की तरह है।
और वो इस्तेमाल हो रहा है लो फिस्टुला के ट्रीटमेंट में भी, और उसके अंदर भी कट नहीं लगता। लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है कि आप एक ही दफ़ा उसे कटवा के जड़ से निकलवाना चाहते हैं, या उस तरह की पद्धति से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से एक स्लो ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। लेकिन अगर वो ट्रीटमेंट भी आप कराना चाह रहे हैं तो प्लीज़ रजिस्टर्ड क्वालिफाइड आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट के पास जाइए। पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई हैं तो वो हैं क्वैक्स या झोला छाप डॉक्टर, जो सड़कों के किनारे, मैदानों में, मेलों में कैंप लगा के बैठते हैं। फिस्टुला की ट्रीटमेंट जिन लोगों ने उनसे कराई है उन्हें सिर्फ पछतावा ही हुआ है और कईयों ने अपनी जान तक गंवाई है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे फिस्टुला की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अगर इसका इलाज समय रहते ना कराया जाए तो क्या होगा? अगर इसका इलाज समय रहते न कराया जाए तो फिस्टुला का साइज़ बढ़ेगा, फिस्टुला के नंबर बढ़ेंगे, ओपनिंग जो बाहर और अंदर हैं वो अधिक हो सकती हैं। लो फिस्टुला जो कि इजीली ट्रीट हो सकता है वो हाई में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा, दर्द बार बार होता रहेगा, और किसी किसी केस में अगर फिस्टुला बहुत समय तक रहे तो उसका कैंसर में तब्दील होना भी देखा गया है। यानी उसमें कैंसरस चेंज आ जाते हैं, फिर वो फिस्टुला नहीं रहता, फिर वो कैंसर की तरह ट्रीटमेंट करना पड़ता है। फिर हम बात करेंगे कि मान लीजिए हमने फिस्टुला का ट्रीटमेंट करा लिया तो उसमें क्या कमी पेशी रह सकती है। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि आप एक अनुभवी सर्जन के पास जाइए जिसको कि फिस्टुला ट्रीटमेंट का अच्छा अनुभव हो, क्योंकि फिस्टुला के अंदर एक डिक्टम है, सबसे पहली सर्जरी सबसे बेहतर रिजल्ट देती है। उसके बाद सर्जरी हम करते हैं जब भी दोबारा फिस्टुला होता है, लेकिन रिज़ल्ट इतना अच्छा आए जो कि पहली बारी में अचीव हो सकता था, ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर किसी ने सर्जरी कराई है तो क्या हो सकता है कि फिस्टुला आधा ही निकाल पाए कोई, हो सकता है कि फिस्टुला दोबारा हो जाए। फिस्टुला दोबारा होने का कारण अक्सर ख़राब सर्जरी नहीं होता, मैं अभी इसके बारे में आपसे बात करूँगा। पस पड़ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन एक बीमारी ऐसी है कि अगर फिस्टुला की ट्रीटमेंट करते हुए स्फिंक्टर डैमेज हो जाए, जैसा कि मैंने बताया कि वो जो रबर बैंड जैसा स्ट्रक्चर है अगर वो कट जाए तो ये बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है फिस्टुला की, क्योंकि आपका लैट्रिन के ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और लैट्रिन कंटिन्यूसली नीचे के रास्ते से बहती रहती है, और ऐसी हालात में हमें लैट्रिन का रास्ता पेट के ऊपर बनाना पड़ता है, जो कि कई महीनों तक वहाँ रहता है जब तक कि नीचे कुछ रिपेयर वर्क करके हम उसको ठीक कर पाएँ। और वो नीचे का स्फिंक्टर बिल्कुल ठीक हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और इसी तरह ये लैट्रिन का रास्ता कई बार हमें तब ऊपर बनाना पड़ता है जब मरीज़ इतनी एडवांस फिस्टुला में आता है कि नीचे बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं और मवाद रुकने का नाम नहीं लेता, तो नीचे ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमें लैट्रिन का रास्ता टेम्पररी ऊपर से डाइवर्ट करना पड़ता है। इसलिए समय रहते इसका इलाज करा लीजिए, वरना ये बहुत ही मुश्किल वाली कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि फिस्टुला अपने आप में एक रिकरेंट बीमारी है, इसमें बहुत चांस रहता है कि दोबारा हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये ना हो दोबारा, या आपका चिकित्सक क्या कर सकता है कि जिससे रिकरेंस रेट कम हो? सबसे पहले जीवन शैली को बदलिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, कब्ज़ नहीं होनी चाहिए, डाइट आपका बैलेंस होना चाहिए, उसमें रफेज या फाइबर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो खाइए, लेकिन प्योरली नॉनवेज खाने पे जोर दिया जाए, इसको अवॉइड कीजिए। तंबाकू और दारू का सेवन बंद कर दीजिए। और अगर कोई ऐसी बीमारी चल रही है जैसे टीबी या क्रॉन्स डिजीज़, तो प्लीज़ डट के उसका इलाज करिए, वरना वो अगर फिस्टुला बना तो उसको तो ट्रीट करना और भी मुश्किल काम है। अगर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो उसको कंट्रोल में रखिए। और ख़ासकर डायबिटीज़ वाले मरीज़, अगर आपको लैट्रिन के रास्ते पे हल्की सी भी दर्द या परेशानी हो रही है तो फ़ौरन अपने सर्जन से मिलिए। ये मत सोचिए कि ठीक हो जाएगी, ये विदिन 48 to 72 आवर्स
भयानक रूप ले सकती है डायबिटीज़ के मरीजों में। तो चलते चलते यही कहूँगा, जीवन शैली ठीक रखिए, पानी पीजिए, फल फ्रूट खाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद दोस्तों।